नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई पर आधारित उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसकी स्थापना और उसके उद्देश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 18 अक्टूबर 2008, 18 अक्टूबर 2009, 18 अक्टूबर 2010 या 18 अक्टूबर 2011? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 18 अक्टूबर 2010। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 का अधिनियम संख्यांक क्या है? इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो क्या है? 15, 17, 19 या 21? तो इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो है 19। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 27? तो भारत के जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, वैधानिक, असंवैधानिक या सांविधिक? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है वो एक वैधानिक संस्था है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वैधानिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस श्री लोकेश्वर सिंह पंटा, जस्टिस श्री स्वतंत्र कुमार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जस्टिस श्री लोकेश्वर सिंह पंटा। ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस श्री स्वतंत्र कुमार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस श्री स्वतंत्र कुमार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है 5 वर्ष के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति निम्न में से किसके द्वारा बनाई जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जो अधिकरण के न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति का निर्माण करती है वो करती है केंद्र सरकार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है कहाँ पर? भोपाल एवं पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भोपाल एवं पुणे और कोलकाता एवं चेन्नई। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार इसे कितने समय की अवधि में खत्म करना अनिवार्य किया गया है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 माह। सभी प्रकरणों को 6 माह के अंदर खत्म करने का इसमें अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है? वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत अधिकरण के अध्यक्ष,
न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है? धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 8? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 5। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, धारा 5। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके परामर्श से की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना में सम्मिलित होते हैं अध्यक्ष, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य या उपरोक्त सभी? तो इसकी जो संरचना है उसमें ये उपरोक्त सभी सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य सभी सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना में सम्मिलित होते हैं कम से कम 10 पूर्णकालिक सदस्य, अधिक से अधिक 20 पूर्णकालिक सदस्य, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कम से कम 10 पूर्णकालिक सदस्य होना जरूरी है और अधिक से अधिक 20 पूर्णकालिक सदस्य होना जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में क्या कोई सदस्य पुनः नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में यदि कोई सदस्य पुनः नियुक्त किया जा सकता है या नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है नहीं। एक बार नियुक्ति के बाद उसकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए योग्यता में शामिल है भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, भारत के किसी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या वर्तमान में हो, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। ये दोनों ही योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई सदस्य या व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण नहीं करेगा? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या 75 वर्ष? तो किस आयु के बाद वो उसे पद धारण नहीं कर सकता? तो इसका जो सही आंसर है वो है 70 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो, अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 68 वर्ष। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के अंदर अपील की जा सकती है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 90 दिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 90 दिनों के अंदर निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के अंदर अपील की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 90 दिन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण से संबंधित कितने कानूनों के तहत नागरिकों के प्रकरण की सुनवाई कर सकता है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7। 7 कानूनों के तहत नागरिकों के प्रकरण की सुनवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिन पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत नागरिकों के प्रकरणों की सुनवाई कर सकती है उसमें निम्न में से कौन से सम्मिलित हैं? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक उपकर अधिनियम 1977,
वन संरक्षण अधिनियम 1980 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जिसके तहत सुनवाई कर सकते हैं। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा। भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। अधिकरण के आदेशानुसार सत्य क्या है? पर्यावरण प्रदूषण या आय पर्यावरण क्षति से पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान करना, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली एवं पुनर्निर्माण, आदेश पालन न होने की स्थिति में दंड या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी सत्य हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का पालन न होने पर अधिकरण के आदेशानुसार होता है अधिकतम 3 वर्षों का कारावास, निश्चित आर्थिक दंड जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए हो सकता है, कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का पालन न होने पर उस पर 3 वर्ष का कारावास तक हो सकता है, निश्चित आर्थिक दंड होता है जो 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है, या कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिन पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत नागरिकों के प्रकरण की सुनवाई कर सकती है उसमें और क्या सम्मिलित हैं? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इसी तरह के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।